लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जनरल मेंशन का एक असिस्टेंट सेंग से वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आया था, लेकिन तभी दूसरे कमरे में मौजूद वो लड़का उस असिस्टेंट से फाइट करना शुरू कर देता है और ये लड़का उस असिस्टेंट से फाइट करते हुए सीधे उसे उस रूम से बाहर निकाल देता है। और अब फिर से ये असिस्टेंट और ये लड़का दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें ये लड़का उस असिस्टेंट को मार के उसे नीचे गिरा देता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो फिर यहाँ से निकल जाओ। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंग और ये लड़का दोनों खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। और अब ये लड़का इस खाने को देखकर सेंग से कहता है कि मैंने कल रात तुम्हारी जान बचाई और इसका शुक्रिया अदा तुम घास फूस से कर रहे हो। जिस पर सेंग कहता है कि तुम ये हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा था कि वेज हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा फूड है। और अब ये सुनने के बाद ये लड़का बहुत ही फनी तरीके से सेंग को देखता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ ईवी लीग की ही बातें हो रही थी। ईवी लीग इस कैपिटल का सबसे बड़ा लीग है और इसी लीग से सारे डिसाइपल्स का फ्यूचर डिसाइड होता है, क्योंकि ईवी लीग को ही पास करने के बाद किसी भी डिसाइपल को उसकी योग्यता के अनुसार इस कैपिटल के अलग अलग एकेडमी में उसे चुन लिया जाता है। और अब तभी हम देखते हैं कि कोई अपने बीस्ट को बहुत ही तेजी से मार्केट में भगाते हुए आता है और फिर अपने सामने खड़े एक लड़के के ऊपर से अपने बीस्ट को जंप करवाते हुए रुक जाता है। और फिर ये लड़का उस लड़के को डांटते हुए कहता है कि आखिर तुम कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। और अब ये शोर शराबा सुन के सेंग और वो लड़का भी खिड़की से देखने लगता है। और अब तभी वहाँ पर इस लड़के का एक गार्ड आता है और फिर ये गार्ड इस लड़के के कान में कुछ कहता है। इसे सुनते हुए ये लड़का सेंग के बगल में खड़े लड़के की ओर देखने लगता है और फिर वो दोनों तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, जिसे देखकर इस रास्ते में खड़े लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब सेंग के बगल में खड़ा लड़का कहता है कि मेरे ख्याल से जो लड़का अभी पैदल जा रहा है वो शायद डीमन क्लैन से है। और फिर ये लड़का सेंग से कहता है कि चलो मेरे ख्याल से हमें भी अब चलना चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ईवी लीग का टेस्ट देने के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई थी और वहाँ पर एक सीनियर अपने सामने रखे एक पत्थर को बारी बारी सारे डिसाइपल्स को अपने हाथ में लेने के लिए कह रहा था। और जिसके हाथ में ये पत्थर जितना ज्यादा ग्लो करेगा वो डिसाइपल उतनी ही बेस्ट एकेडमी में जाने का हकदार होगा। और अब हम देखते हैं कि एक डिसाइपल आके उस पत्थर को टच करता है, लेकिन वो पत्थर जरा सा भी ग्लो नहीं करता है, जिस पर ये सीनियर कहता है कि बेटा रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। जिस पर ये लड़का काफी फनी तरीके से उस पत्थर पे अपना सारा जोर लगा देता है, लेकिन फिर भी ये पत्थर जरा सा भी ग्लो नहीं करता है, जिसे देखकर ये सीनियर कहते हैं कि अरे कोई लेके जाओ इसे। और ये कहकर वो वापस अपनी पावर से उस पत्थर को अपनी जगह पे रख देते हैं और वहाँ पर खड़े गार्ड उस लड़के को घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस लड़के की बारी आ जाती है जिसने सेंग को बचाया था। और अब इस लड़के को देखकर कुछ सीनियर आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस लड़के में कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट एनर्जी आती है, जो कि इस लड़के के इस पत्थर के टच करने के कारण हुआ था। और अब इतने ब्राइट ग्लो को देखने के बाद ये पीछे खड़ा सीनियर कहता है कि तुम जरूर वेंसु फैमिली के टैलेंटेड यंग मास्टर हो। जिस पर वहाँ पर खड़े सारे डिसाइपल भी आपस में बात करने लगते हैं कि इसका रियल नेम तेंग तेंग है, लेकिन जब ये सिर्फ 12 साल का था तभी पहली बार इसने ईवी लीग में पार्टिसिपेट किया था और तब इसका रैंक 36 आया था। और उसी टाइम इसने अपना नेम चेंज करके तेंग 36 रख लिया ताकि लोग इसे याद रखे। और अब तेंग को देखने के लिए वहाँ के वाइस डीन भी आ जाते हैं। और अब ये सीनियर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम सक्सेसफुली इस कैपिटल के नंबर 1 हेवनली एकेडमी में आ सकते हो। और ये कहकर वो तेंग को हेवनली एकेडमी का बैज दे देते हैं। और अब सेंग आके उस पत्थर को टच करता है, लेकिन थोड़ी देर बीतने के बावजूद भी सेंग के हाथों में भी वो पत्थर ग्लो नहीं करता है, जिस पर पीछे खड़े डिसाइपल सेंग के ऊपर काफी ज्यादा हंसते हैं। तब तेंग बस एक बार अपनी गुस्से भरी नजरों से उन लड़कों की तरफ देख लेता है और ये देखकर सारे लड़के तुरंत ही चुप हो जाते हैं। और अब तेंग पूछता है कि सेंग क्या तुमने उस पत्थर को अच्छे से छुआ था? जिस पर सेंग कहता है कि मैंने आज तक कभी भी इसे प्रैक्टिस नहीं किया था, तो शायद इसीलिए ये मेरे हाथों में ग्लो नहीं हुआ। जिस पर तेंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल भी हार मत मानना, क्योंकि मैंने भी जब इस पत्थर को फर्स्ट बार टच किया था तब फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा रैंक 36 बना था और उसी दिन मैंने कसम खाया था कि एक दिन मैं भी अपने रैंक को 1 पे लाके छोड़ूंगा। तब सेंग भी थोड़ा फनी स्टाइल में पूछता है कि क्या 1 रैंक में पहुंचने के बाद तुम अपना नाम फिर से चेंज करके तेंग 1 रख लोगे? जिस पर तेंग भी थोड़ा अजीब फेस बनाते हुए कहता है कि वो मैंने अभी सोचा नहीं है। और अब सेंग कहता है कि मेरे पास अभी भी एक चांस और है, अगर मैंने ग्रेट ट्रायल में अच्छा परफॉर्म किया तब शायद मैं भी हेवनली बुक एकेडमी में सिलेक्ट हो जाऊंगा। जिस पर तेंग कहता है कि ये हुई ना बात, चलो अब ग्रेट ट्रायल देने के लिए चलते हैं। और अब इतना सुनते ही वो सीनियर सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर वो सेंग से कहते हैं कि ग्रेट ट्रायल केवल वही डिसाइपल दे सकते हैं जिन्होंने इस टेस्ट को पास किया है। अब तेंग और सेंग उस सीनियर की बातों को नजरअंदाज करते हुए ग्रेट ट्रायल का टेस्ट देने के लिए जाने लगते हैं। जिस पर ये सीनियर फिर से सेंग को रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस पर सेंग भी ग्रेट ट्रायल का रूल बताते हुए कहता है कि क्या आपको नहीं पता कि ग्रेट ट्रायल के रूल बुक में पेज नंबर 169 और रूल नंबर 196 में ये लिखा है कि अगर कोई इस पहले टेस्ट को पास नहीं कर पाता है तो फिर भी वो ग्रेट ट्रायल के रिटर्न एग्जाम को दे सकता है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज मुझे इस ग्रेट ट्रायल के रिटर्न एग्जाम को देने दीजिए। और अब तभी हम देखते हैं कि
तभी वहाँ पर वाइस डीन भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तेंग उन्हें ग्रीट करता है और अब ये सीनियर भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि कैपिटल वाइस डीन देखिए ये लड़का कैसी बातें कर रहा है। अब वाइस डीन कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, ये लड़का रूल्स जानता है, इसीलिए इस लड़के को ग्रेड ट्रायल का एग्जाम देने दीजिए। जिस पर ये सीनियर भी ओके कहते हैं, जिस पर सैंग भी वाइस डीन को ग्रेड करते हुए उन्हें थैंक यू कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम सारे डिसाइपल्स को एग्जाम हॉल में देखते हैं, जहाँ पर सारे डिसाइपल्स का रिटर्न टेस्ट हो रहा था और इस एग्जाम हॉल में सैंग का ही पेन सबसे ज्यादा चल रहा था और सैंग भी अपने मास्टर के सिखाए अनुसार सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही जल्दी जल्दी लिख रहा था और तेंग और बाकी डिसाइपल्स का वही हाल था जो कि एग्जाम हॉल में हमारा होता है। और अब हम देखते हैं कि सैंग लिखना बंद कर देता है और अपने कॉपी को सीधे ले जाके एग्जामिनर को दे देता है, जिसे देखकर तेंग पूछता है कि क्या तुमने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लिए। और अब एग्जामिनर सैंग की कॉपी को देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस का इतना परफेक्ट आंसर तो आज तक कोई भी नहीं लिख पाया था। और फिर वो कहते हैं कि तुम यहीं पे रुको, मैं इसे वाइस डीन को दिखा के लाता हूँ। और अब वाइस डीन भी सैंग की कॉपी को देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो सैंग का नाम देखते हैं उनका पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि सीनियर तेंग और सैंग के पास आते हैं और फिर वो तेंग को बधाई देते हुए कहते हैं कि अब तुम सक्सेसफुली हेवनली बुक एकेडमी में एंटर हो चुके हो। और फिर वो वहाँ से जाते हुए सैंग से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, इसीलिए अब तुम हेवनली बुक एकेडमी से जा सकते हो। जिसे सुनकर सैंग वहाँ से जाने लगता है और अब ये सब सुनने के बाद तेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में तो सैंग के अलावा कोई भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाया था। और अब तेंग दौड़ते हुए वाइस डीन के पास जाता है और फिर वो पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि सैंग की कॉपी को देखने के बाद खुद एग्जामिनर ने कहा था कि उन्होंने कभी भी किसी क्वेश्चन का इतना परफेक्ट आंसर नहीं देखा था, तो फिर क्यों आप लोगों ने उसे यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया। जिस पर वाइस डीन कहता है कि वो लड़का टैलेंटेड है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि मैं तो क्या इस कैपिटल की कोई भी एकेडमी इस लड़के को एडमिशन ना दे। जिस पर तेंग पूछता है कि और वो लोग कौन है, जिस पर ये डीन कहते हैं कि जनरल मेंशन। और अब ये सुनने के बाद तेंग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या। और फिर तेंग कहता है कि वाइस डीन मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी इस कैपिटल की नंबर 1 हेवनली बुक एकेडमी भी किसी मेंशन के ऑर्डर को फॉलो करेगी। जिस पर वाइस डीन कहते हैं कि तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। और अब तेंग अपने मन में कहता है कि सैंग आखिर तुम्हारा जनरल मेंशन से क्या कनेक्शन है। और अब सीन चेंज होता है और हम सैंग को देखते हैं जो कि इस कैपिटल में मौजूद बाकी के एकेडमी के नामों को देख रहा था और ठीक उसके पीछे हम एक वाहन को भी देखते हैं जिसमें से एक लेडी सैंग को फॉलो कर रही थी। और अब बारी बारी सैंग उस कैपिटल में मौजूद हर एक एकेडमी में जाता है, लेकिन जैसा कि वाइस डीन ने कहा था कोई भी एकेडमी सैंग को एडमिशन नहीं देता है। और अब इस कैपिटल के बस 2 एकेडमी को छोड़ के बाकी के सारे एकेडमी ने सैंग को रिजेक्ट कर दिया था। और अब ये सेकंड लास्ट एकेडमी ने भी सैंग को रिजेक्ट कर दिया। जिस पर सैंग उस एकेडमी के चीफ से पूछता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आपने मुझे रिजेक्ट किया। तब ये चीफ कहता है कि लड़के तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन सारे एकेडमी की तरह मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारा रियल नेम क्या है, तो इसीलिए मैं भी तुम्हें अपने एकेडमी में एडमिशन नहीं दे सकता और ये सच में हमारे एकेडमी के लिए बहुत ही शर्म की बात है। जिस पर सैंग कहता है कि अच्छा मैं सब कुछ समझ गया, इसमें आपको शर्मिंदा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर सैंग वहाँ से भी चला जाता है और फिर सैंग अपने एकेडमी के लिस्ट को देखता है जिसमें अब सिर्फ एक ही एकेडमी बचा हुआ था। और अब हम देखते हैं कि वही असेसियन फिर से सैंग का पीछा कर रहा था और अब ये असेसियन अपने मन में कहता है कि क्या ये लड़का पागल हो गया है, भला उस एकेडमी में कौन जाता है। और अब सैंग कुछ दूर चलने के बाद वहाँ पर खड़े डिसाइपल से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी जाने का रास्ता पूछता है, जिस पर ये लोग अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहते हैं कि रुको अभी बताते हैं। और ये कहकर वो लोग सैंग को घेरने लगते हैं, जिस पर सैंग भी अपने भाई का स्वॉर्ड निकाल के रेडी हो जाता है। और अब ये लोग सैंग के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वाहन भी वहीं पे आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डरते हुए तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। और अब ये असेसियन भी इस वाहन को देख के वो भी बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाता है। और अब इस वाहन को देख के सैंग भी अपना स्वॉर्ड रख लेता है और फिर इस ब्लैक गॉड को बहुत ही प्यार से सहलाता है। और इसके बाद सैंग इस वाहन के अंदर मौजूद लेडी को ग्रीट करता है और ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए लेडी मायो का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर ये लेडी अंदर से कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। अब सैंग कहता है कि भला आपके इस डिवाइन ब्लैक गॉड को कौन नहीं जानता। जिस पर ये लेडी कहती है कि तो फिर तब तो तुम ये भी जानते होगे कि ये सारा एकेडमी का नाटक तुम्हारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चल रहा है। जिस पर सैंग कहता है कि यस मिस मैं ये बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। अब ये लेडी कहती है कि तो फिर जब तुम्हें ये सब कुछ पता है तो फिर भी मैं तुम्हारी आंखों में मरने का डर तो नहीं देख पा रही। जिस पर सैंग कहता है कि मरना तो मेरी किस्मत में है, इसीलिए अब जब तक मर नहीं जाता तब तक अपने भाग्य के सामने डटा रहूंगा। और अब ये सुनने के बाद ये लेडी कहती है कि सच में तुम में डेयरिंग तो है। जिस पर सैंग कहता है कि मैं ये सब कुछ बस जीने के लिए कर रहा हूँ। और अब ये लेडी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक फेवर कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, वरना खुद डीमन किंग भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जिस पर सैंग भी इस बात को मान लेता है और फिर ये लेडी
सैंग को एक लेटर देते हुए कहती है कि इसकी मदद से तुम अपने चॉइस के किसी भी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि तुम बस ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में ही एंटर करो और इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी दूसरा चॉइस नहीं है। जिस पर सैंग भी उस लेटर को देखता है और फिर लेडी मायो को सारी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। इसके बाद लेडी मायो वहाँ से चली जाती है और फिर सैंग भी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की ओर जाने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।